अरे भाई ये लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हो गया है कांड। और गोकुलधाम सोसाइटी में बिना किसी परेशानी के कोई काम तसल्ली से हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट करने के लिए आप जैसा कोई समझदार कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, जिसे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता हो, जो उन्हें समझा सके कि काम को किस तरह से करना है। और इस बार कांड हुआ है डांडिया नाइट का। भाई डांडिया नाइट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, पर हुआ क्या? सब ने अपना अपना काम तरीके से नहीं किया, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए कोई नहीं था। इसी वजह से हो गई है भिड़न गोकुलधाम वासियों के बीच में। अब हमारा काम है इनको समझाना मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, और खुद भी समझना कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट से क्या फायदे हैं। तो मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज मैं आपको मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वो भी आपके फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मदद से। तो बच्चे ये है क्या मैनेजमेंट? इसके ना होने की वजह से पूरे के पूरे गोकुलम सोसाइटी में आतंक मचा हुआ है। चलो आ जाओ समझाता हूं। मैनेजमेंट बच्चे पार्टी एक आर्ट है, जिसमें हम अपना काम दूसरों से करवाते हैं। आ रही बात समझ में? मैनेजमेंट इज ए आर्ट इन विच वी गेट ओवर थिंग्स डन विथ और थ्रू अदर्स। भैया दूसरों से अपना काम कराना ही मैनेजमेंट है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या मतलब? बेटा मैनेजमेंट ना एक बार का काम नहीं है, सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक बार करा और खत्म हो गया। इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहता है, चलता रहता है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए समझ लो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है। चलिए, जिसके अंदर हम लोग अपना काम कराते हैं, गेटिंग थिंग डन। किससे कराते हैं भाई? दूसरों से, ठीक है? विद द एम ऑफ, क्यों कराते हैं? जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अब केवल गोल अचीव करना ही टारगेट नहीं है, उस गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। अब ये दो वर्ड्स क्या होते हैं आने वाली स्लाइड में। अभी के लिए ये समझ लो कि भैया मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस में हम अपना काम दूसरों से कराते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आई बात समझ में? हाँ या नहीं? अब भिड़े का गोल था, भिड़े एकमेव सेक्रेटरी, उस भाई साहब का गोल था एक अच्छी सी शानदार सी डांडिया नाइट को ऑर्गेनाइज करना। तो उसे करना चाहिए था मैनेजमेंट, जिससे वो अपना काम बाकी सब से करा सकता। आई बात समझ में? यहां वो लैग कर गया, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी भसड़ मची हुई है गोकुलम सोसाइटी में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे और हम भिड़े को सिखा के रहेंगे मैनेजमेंट। चलो बच्चा पार्टी, आई होप मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हाँ फटाफट कमेंट में लिखो हाँ जी भैया आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, हमारी वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, जहां से केस स्टडी बनती है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। चलो फटाफट बिल्कुल सिंपल में समझा देता हूं। एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब होता है बेटा अपने काम को कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट कर लेना। अगर आपने अपने रिसोर्सेस को ठीक से इस्तेमाल किया तो आप क्या कर सकते हो? अपने काम को मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आप होते हो एफिशिएंट। क्या होते हैं बेटा? एफिशिएंट। और सिंपल कर देता हूं, कंप्लीटिंग अवर टास्क इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। एग्जांपल समझ लो, अगर भिड़े ने ये डांडिया नाइट 80,000 रुपए में कंप्लीट कर ली, जबकि उसका बजट था 1 लाख का, उसने सभी लोगों को पटाकर उनसे काम निकलवाया अपना, और केवल 80,000 में बहुत ही शानदार डांडिया नाइट अगर उसने ऑर्गेनाइज कर ली, तो इस केस में हमारा भिड़े क्या है? एफिशिएंट है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस का सिंपल सा मतलब है बेटा अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करना, कंप्लीट इन द टास्क विद इन द गिवन टाइम लिमिट। देख लो एक बार, इट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट मींस कंप्लीटिंग द टास्क
करेक्टली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, कि अपने काम को ठीक से दिए हुए टाइम के बीच में निपटा दो। अगर डांडिया नाइट नवरात्रि के पहले दिन शुरू नहीं हो पाई, टाइम से शुरू नहीं हो पाई, तो क्या फायदा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, क्या फायदा इस पैसे को बचाने का, है कोई फायदा नहीं ना। तभी तो गोकुलधाम वासी भिड़े का सर फोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है नहीं, क्योंकि काम टाइम से पीछे चल रहा है और उन्हें लग रहा है कि हम टाइम पे काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने गोल को अचीव करना है, बट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चे? बहुत बढ़िया। चल बेटा अब फटाफट एक बार दोनों में डिफरेंस देख ले, कि कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। फटाफट फास्ट। क्या मतलब है इसका? कंप्लीटिंग ऑफ वर्क ऑन टाइम, या काम को टाइम पे कंप्लीट करना। यहाँ पे क्या मतलब है? कम से कम कॉस्ट से काम कंप्लीट करना, जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग, सही काम करना। इट मीन्स डूइंग द थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इजी। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमें एंड रिजल्ट जो है वो टाइम पर चाहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव है हमें कम से कम वेस्टेज करनी है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अपने गोल को अचीव करना है। इसका मेन फोकस टाइम पे होता है, इसका मेन फोकस कॉस्ट पे होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप इसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। जैसे गोकुलधाम वासियों में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे तारक मेहता बहुत ही अच्छे राइटर है, आपका जो भिड़े है वो बहुत ही अच्छा शिक्षक है, अय्यर जो है वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। इस तरह से हमारे मैनेजमेंट की भी कुछ फीचर्स है, चलो वो भी पढ़ लो एक बार फटाफट। पहला फीचर, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चे पार्टी, मैनेजमेंट जो है हमारा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं होता। हमें गोकुलधाम सोसाइटी में मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि वहां पर हमें एक गोल अचीव करना है। क्या गोल अचीव करना है? डांडिया नाइट को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और वही मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है उस गोल को ठीक तरीके से अचीव करने में। क्लियर? चलिए, ऑल परवेसिव बेटा, मैनेजमेंट ना हर जगह होता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसी भी हो, सोसाइटी छोटी हो बड़ी हो, हर जगह पे हमें मैनेजमेंट तो चाहिए चाहिए। तो गोकुलधाम सोसाइटी में भी हमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, जिससे हम ठीक से ऑर्गेनाइज कर सके उनकी डांडिया राइड। चलो, मल्टी डायमेंशन, तीसरा फीचर। बेटा मैनेजमेंट में ना 3 डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट में हमें 3 लोगों को मैनेज करना होता है। पहला वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा ऑपरेशन। इन तीनों को मैनेज करना होता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, गोकुलधाम की बात करते हैं फटाफट। तो वहां पे डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हाँ या नहीं? लाइटिंग, चौपाल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, वहां पे हर तरह तरह के लोग रहते हैं, उन सबको समझा कर उनको काम देने पड़ेंगे, उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, ऐसे हमें ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है, कि लाइट का ऑपरेशन अलग कर देंगे, डेकोरेशन का अलग कर देंगे, चौपाल का अलग कर देंगे, हाँ या नहीं? तो बेटा इस तरह से हमें तीनों को मैनेज करना है, इसलिए मल्टी डायमेंशन है क्या हमारा मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बेटा, मैंने पहले भी बताया, ये लगातार चलता रहता है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी। बेटा मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक ग्रुप है लोगों का जिसे हमें मैनेज करना है। ठीक है, उन सबके एफर्ट को, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे। भिड़े अपना काम कर रहा था, ठीक है, अय्यर अपना काम कर रहा था, जेठालाल अपना काम कर रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, पर उनके काम में एक यूनिटी नहीं थी, एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो मैनेजमेंट ही करवा सकता है। आ रही बात समझ में? एक अच्छा मैनेजमेंट, जिसकी वजह से सारे चाउस क्रिएट हुए थे। मानते हो इस बात को? तो इसीलिए मैनेजमेंट की एक विशेषता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल को क्या जरूरत है मैनेजमेंट की। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चलिए अगला, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है ना बेटा वो डायनेमिक है। आपको पता है जो जितने भी बिजनेस होते हैं ना वो सर्वाइव करते हैं कहाँ पर? इन्वायरमेंट में। और इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसके साथ हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलो अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल एग्जाम्पल पे। गोकुलधाम में, गोकुलधाम में क्या हुआ? फंक्शन ऑर्गेनाइज करते करते लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो उसको भी तो टैकल करना पड़ेगा ना भैया, बाहर कुछ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता,
हाँ, तो उस प्रॉब्लम्स को, जो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस है, उसको टैकल करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है? हमें पहले से ही किसी को अलॉट करना पड़ेगा कि भाई लाइट जाए ना तो जनरेटर का इंतजाम कर लियो। आई बात समझ में? चल, अगला है इंटेंजिबल फोर्स। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप उसे फील कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। आई बात समझ में? अगर काम बहुत ही स्मूथली चल रहा है ना, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत ही टिप टॉप है। चलो, क्लियर हो गया बेटा फीचर सारे? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं? बेटा हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। एक एक करके बात करते हैं। चलो, पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की। बेटा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है ग्रोथ। एक एक करके समझ ले। सर्वाइवल का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तो वो सोचता है कि अपनी ना लागत निकाल लो, जो वेरिएबल कॉस्ट है, बिजली का बिल, लड़कों का सैलरी, किराया, ये सब निकाल लो, है नहीं? मानते हो इस बात को? जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, केवल वो निकालने की सोचता है स्टार्टिंग में बिजनेस, जिससे कि उसको अपने जेब से ना भरना पड़े। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो उसने ऑलरेडी करी रखी है, समझा? तो उसे बोलते हैं सर्वाइवल। एक बार बिजनेस सर्वाइव कर गया, उसका अगला टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, कि भैया अब तो प्रॉफिट कमाना है नहीं? चलो, एक बार उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो उसका टारगेट होता है ग्रोथ करना। ग्रोथ करना, हाँ भैया, 1 से 2 फैक्ट्री डालना, 2 से 3 फैक्ट्री डालना, एम्प्लॉयज को बढ़ाना, सेल बढ़ाना। अब ये जो ग्रोथ है ना, वो अलग अलग मैनर में हो सकती है, ठीक है? सेल के रूप में, एम्प्लॉयज के रूप में, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, किसी की भी फॉर्म में होती है, बट ग्रो करना जरूरी है। आई बात समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। भैया हम ना बेटा सोसाइटी से ही सब कुछ लेते हैं, ठीक है? और सोसाइटी को ही सर्व करते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। मानते हो इस बात को? यार बिजनेस जो है वो कहाँ है, कहाँ सर्वाइव कर रहा है? सोसाइटी में तो कर रहा है, ठीक है? उन्हीं को देगा, उन्हीं से लेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो उनकी तरफ भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा? कि भैया इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक का इस्तेमाल करें, भैया पॉल्यूशन ना फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें, जिससे सोसाइटी का भला हो, है नहीं? बच्चों को पढ़ने में मदद करे, उनकी शिक्षा में योगदान दे। इस तरह से जब कोई भी बिजनेस काम करता है ना बेटा, तो वो बहुत आगे जाता है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर लेते हैं यार, वो बिजनेस नहीं है, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। वो कितने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ दान करते रहते हैं, कभी किसी आश्रम में चले जाते हैं, करते हैं ना? तो इसीलिए तो उनका इतना नाम बना हुआ है, इसलिए तो वो आपके दिलों में इस तरह से बसी हुई है कि वो इमोशन दिखाते हैं। अरे बात समझ में? चलो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन पर्सन? वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि यार मैं आगे बढ़ूं। तो एम्प्लॉयज है आपके, उनका टारगेट है कि नहीं है? आगे बढ़ना, सैलरी में इंप्रूवमेंट होना, ठीक है? एक नया वाइड स्कोप उनके लिए खुलना। तो भैया जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में? अच्छी सैलरी मिलना, पर्क्स मिलना, जब अच्छा काम करे तो उनको रिकॉग्निशन मिलना, उनकी पीठ थपथपाना, ये सब नीड होती है एक पर्टिकुलर पर्सन की। आई बात समझ में? केवल मॉनिटरी नहीं होती, ठीक है? नॉन फाइनेंशियल नीड्स भी बहुत सारी होती है, ठीक है? समझे बात को? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा हमारे मैनेजमेंट के जरिए हम इन सभी चीजों को अचीव कर सकते हैं। अरे बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसे गोकुलम सोसाइटी में अगर अगर डांडिया नाइट ठीक से ऑर्गेनाइज हो गई, तो एंड में तारक मेहता आएंगे और सबको बधाई देंगे और सबके काम को प्रोत्साहित करेंगे। सबसे ज्यादा किसको करेंगे? टप्पू सेना को, कि टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने ये किया। टप्पू सेना नहीं होती तो आज कुछ भी नहीं हो पाता। हर बार ऐसे ही होता है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो जो पर्सन है उनका एक ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कि भैया हमें भी रिकॉग्निशन मिले, हमारा भी नाम लिया जाए, हमें भी हमारी पीठ थपथपाई जाए। तो वो उन्हें मिला, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की।
भैया ये मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको पता है बिना मैनेजमेंट के गोकुलधाम में क्या हुआ है या नहीं? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। भैया गोल लोग अचीव भी कर लेते हैं पर उसमें वो क्या करते हैं, कॉस्ट बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमारी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए ना, नहीं बढ़नी चाहिए ना। अगर अपने रिसोर्स को ठीक से इस्तेमाल करना है तो मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा और वो काम मैनेजमेंट से ही होगा। ठीक है, कोई भी काम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में केवल तभी अचीव होगा जब अच्छा मैनेजमेंट होगा। अगला, क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया आपको, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस से टैकल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा और ये चेंज कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ अ बेटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी बताया। जो पर्सन थे उनके ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं एक अच्छे मैनेजमेंट के जरिए। सोसाइटी को भी डेवलप कर सकते हैं अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, लोगों को रोजगार देकर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल कर। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट एक बार देख लेते हैं कि भैया मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? एक एक करके देखेंगे, फटाफट समझते रहना। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है। आर्ट के कुछ फीचर्स होते हैं बेटा। पहला फीचर, आर्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बेटा। आप कोई भी आर्ट सीखने लगो, आप म्यूजिक सीखने लगो, आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? इसके बाद पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है। आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो खुद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? जो आर्ट होती है ना बेटा, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। सिमिलरली जितने क्रिएटिव आप होगे, बाकी सबसे कितने अलग होंगे, आपके ऊपर जाने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। मानते हो इस बात को? अब क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है? हाँ जी बिल्कुल। मैनेजमेंट करना है तो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, आप अभी पढ़ रहे हो ना। ठीक है, इसके बाद पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मैनेजमेंट आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद। आधी बात समझ में? पर्सनली, अपने आप नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेस्ड होता है किस पे? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। जितना क्रिएटिव मैनेजर होगा ना बेटा, उतना ढंग का मैनेजमेंट होगा और उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ध्यान रखना इस बात को। आई बात समझ में? तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए आर्ट। ठीक है भैया, मैनेजमेंट आर्टिस्ट का काम है और मैनेजमेंट एक आर्ट है। चलो चलिए, अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या साइंस है। मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो एक बार साइंस के फीचर देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ जी बिल्कुल, जैसे आर्ट में थी वैसे ही साइंस में भी है, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। दूसरा, ये जिसके आप में जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशनल बेस्ड होते हैं। आपने छोटी क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं ना, उसी पे तो बेस्ड है सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल्स। अगला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो हर जगह पर अप्लाई होते हैं, कंडीशन कैसी भी हो। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट में सारे फीचर्स हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्कुल है। यहाँ पे हमको नॉलेज गेन करनी पड़ती है। यहाँ पे भी सारे प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मिस्टर ए है, अगर उसे केवल एक सुपीरियर, एक बॉस ऑर्डर देगा, मिस्टर बी ऑर्डर देगा, तो ये काम ठीक से कर पाएगा। ठीक है, एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मिस्टर ए को सी भी ऑर्डर दे रहा है, बी भी ऑर्डर दे रहा है और इवन डी भी ऑर्डर दे रहा है, तो बेचारा परेशान हो जाएगा और ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है बच्चा, ये कैसे बना होगा? ये बना होगा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे मैनेजमेंट में है। अगला आता है बेटा यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये लैक करता है किसमें? साइंस में। ये वाला पॉइंट नहीं है। ये बेटा जो मैनेजमेंट है ना, ठीक है, मैनेजमेंट जो है मैनेजर का काम है और मैनेजर जो है ना अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को यूज करता है अलग अलग सर्कुमस्टांसेस के हिसाब से। ठीक है, अगर सर्कुमस्टांसेस अलग होंगे तो उसका रिजल्ट भी अलग आ सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो मेनली बिहेवियर है। ठीक है, लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है बच्चे, वो साइंस नहीं है। क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि प्योर साइंस नहीं है? क्या नहीं है बेटा? प्योर साइंस नहीं है। मैं इसको बोलता हूं इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस। आप इस तरह से कंसिडर करते हो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हर जगह पर अप्लाई नहीं होते।
क्लियर बेटा? चलिए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं बच्चे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? क्या इसको प्रोफेशनल्स कहा जाता है जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सेम पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप जैसे ही मुंह उठा के नहीं घुस जाते कि भैया आज आपने काला कोट पहन लिया तो आज आप लोअर बन गए, आज आपने सफेद कोट पहन लिया तो आप आज डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है भैया, आपको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, आपको पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको वो क्वालिफिकेशन गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वो प्रोफेशनल बन सकते हो, है नहीं। अगला, प्रोफेशनल्स की ना एक एसोसिएशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे आपको सीए बनना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ICAI में, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको लॉयर बनना है आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल्स को ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ना फॉलो करने होते हैं। जैसे लॉयर जो है वो काला कोट पहनता है कोर्ट के अंदर, है नहीं, डॉक्टर जो है वो व्हाइट कोट पहनता है, तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। अगला, सर्विस मोटिव। इनका मोटिव क्या होता है? लोगों को सर्व करना। चलिए अब फटाफट देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हैं। मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है। आई बस समझ में, कोई भी मैनेजर बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ जी है, बिल्कुल है, ठीक है, मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये भी यहाँ पे लैग करता है। अगला, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है हमारी, उसने बना रखे हैं, बट उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लैग करता है। सर्विस मोटिव, हाँ जी बिल्कुल, मैनेजर का मोटिव भी सर्व करना ही होता है। कुछ फीचर्स है, कुछ फीचर्स नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है ऑन द वे टू बिकम प्रोफेशन, ऑन द पाथ टू बिकम प्रोफेशन। अभी रास्ते में है भैया, पहुंचा नहीं है, अभी बना नहीं है, पर हाँ बनने के कगार पर है, धीरे धीरे बन जाएगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। पहले बात करते हैं टॉप लेवल। जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें भैया टॉप लेवल के लोग आएंगे, आया नहीं, CEO, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग आते हैं भैया इसमें, ठीक है, जो बढ़िया से AC रूम में बैठकर प्लानिंग करते हैं ना, मीटिंग्स करते हैं पूरे पूरे दिन, ठीक है, यही होते हैं भैया टॉप लेवल के लोग, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ठीक है, जितने भी मेजर डिसीजन है जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिला के रख सकते हैं वो ये लोग लेते हैं। बजट को अप्रूव करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ठीक है, इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव करे और सक्सेसफुल हो। ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी ऊपर नीचे हुई ना भैया, इनका गला पकड़ा जाता है। तो भैया जितनी मौज है ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, क्योंकि यही लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, ठीक है। चलिए अगला है मिडिल लेवल। इसमें ना बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। आपको पता होगा कि जो कंपनियां हैं उसमें ना एक हेड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालता है, ठीक है, वो आता है हमारा मिडिल लेवल में, ठीक है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, आई बात समझ में। चलिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्लान इन्होंने यहाँ बनाए थे ना उसको इम्प्लीमेंट कराना। भाई इन्होंने तो प्लान बना दिए, अब उसको लागू करने का काम किसका है बेटा? इनका है। अगला, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने का काम भी इन्हीं का है। ये हर डिपार्टमेंट का बंदा ना अपने आप में राजा होता है, अगर उनके बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं किया जाएगा ना बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेशन का काम इनका होता है। मोटिवेट करना लोअर लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को। लोअर लेवल मतलब सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज, उन सबको मोटिवेट करने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट के गोल तो अचीव हो ही हो,
और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो। ठीक है, ये एक लिंक क्रिएट करता है टॉप और लोअर के बीच में, टॉप और लोअर के बीच में एक लिंक बनाता है। भाई बीच में है, मिडल है, तो उनके बीच में लिंक तो बनाएगा ही बनाएगा। आया नहीं? आई बात समझ में? क्लियर हो गया बच्चे पार्टी? टॉप लेवल, इसमें सीईओ, चेयरमैन वगैरह, वाइस चेयरमैन वगैरह आते हैं। यही लोग होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजिंग सक्सेस के लिए। ये प्लान पॉलिसीज बनाते हैं, इनके बनाए हुए प्लान पॉलिसीज को ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ये एक लिंक होता है किसके बीच में? टॉप और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, ये लोग मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल मैनेजर को, ठीक है, सुपरवाइजर्स वगैरह को, एम्प्लॉयज वगैरह को, ठीक है, और अपने अपने डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चा लोअर लेवल मैनेजमेंट की। इसमें कौन आता है बेटा? इसमें आता है सुपरवाइजर, फोरमैन और जो ऑफिस मैनेजर्स होते हैं। सिंपल वर्ड के लिए याद रखो, सुपरवाइजर जो होते हैं ना वो इसमें आते हैं। सुपरवाइजर नाम तो सुना है ना आपने? जो सुपरवाइज करता है, जो देखता रहता है हर चीज को ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, वही आता है इसके अंदर। ठीक है, इसका काम क्या? सुपरवाइज करना डेली ऑपरेशंस को, जो डेली इंप्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको देखना ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, एंश्योर करना कि जो काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बाद डिसिप्लिन मेंटेन करना। कोई भी बंदा लेट आएगा तो ये पकड़ लेगा उसे, ठीक से काम नहीं करेगा तो ये पकड़ लेगा उसको। आई बात समझ में? तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इसी का काम है। और डिसिप्लिन तो मेंटेन करता है, पर जो परेशानियां हैं एम्प्लॉयज की, जो ग्रीवेंस है, उसको भी ऊपर के लेवल तक पहुंचाने का काम इसी का होता है। ठीक है, अब एम्प्लॉयज आगे खुद सीईओ से बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज को बताएंगे, ये मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल वाला जो है फिर टॉप लेवल से बात करेगा कि भैया क्या कर सकते हैं इसका। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज सेट बाय द मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ने भी उस प्लान पॉलिसीज बनाया, क्योंकि भैया मेन काम तो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, लेबर लेवल पे। अरे बस समझ में? तो बेटा उनको तो यही लोग समझा रहे हैं ना कि काम कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करना। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट तो बना दिया कि एक साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाना है, इन्हें नहीं मतलब उससे। इन्हें ये पता है कि भैया रोज के, ठीक है, 300 प्रोडक्ट और बनाने हैं हर एक एम्प्लॉय को। शॉर्ट टर्म गोल जो है उस पर फोकस करना, ये इनका काम होता है सुपरवाइजर का। जो सुपरवाइजर देखेगा कि भैया हमारे शॉर्ट टर्म गोल, जो उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के जरूरी है, वो पूरे हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार फटाफट अपने रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, जिससे कि वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में छप जाए। आपके हिसाब से टॉप लेवल में कौन आएगा? बताओ 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 बताओ। टॉप लेवल में आएगा भिड़े। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि भैया ये जो भिड़े साहब है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इवेंट के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर अगर डांडिया नाइट ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई तो किसका गला पकड़ा जाएगा? हमारे एकमेव सेक्रेटरी का। मानते हैं इस बात को? यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सारी प्लानिंग करने के लिए। यही रिस्पॉन्सिबल है सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। तो टॉप लेवल में कौन आएगा? यही है, क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस फेलियर सब इसके ऊपर है। इवेंट का, कौन सा इवेंट? डांडिया नाइट का सक्सेस फेलियर सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात समझ में? चलिए मिडिल लेवल में कौन कौन आएगा? तारक, जिसको काम संभालना है सारा का सारा एंकरिंग का। इसके बाद हमारा सोडी, जिसको ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालना होगा। मानते हो इस बात को? पोपट, जो ब्रॉडकास्टिंग का काम संभालेगा। ठीक है, और हमारा जेठालाल, वैसे तो उसे कोई काम करना ही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कुछ ना कुछ काम तो भिड़ों से पकड़ा ही देगा। ठीक है, तो हर एक को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए, है नहीं? और ये सब उन डिपार्टमेंट्स के हेड है। तो ये कौन सा लेवल हो गया बेटा? हमारा मिडिल लेवल, है नहीं? अब इन सब के नीचे कौन आएगा? इन सब के नीचे आएगा बेटा अब्दुल। बेचारा वही भागता रहता है नहीं? अब्दुल भागता रहता है ना। और जितने भी लेबर है, ठीक है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है बेटा? कौन होता है? अब्दुल, है ना? मानते हैं इस बात को? तो ये है हमारा सुपरवाइजर, मतलब लोअर लेवल मैनेजर। आई बात समझ में? तो बेटा इस तरह से भी आप चीजों को याद रख सकते हो। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे इसको हम लोग। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैनेजमेंट वो एक प्रोसेस है। क्यों है प्रोसेस? क्योंकि उसके अंदर ना बहुत से फंक्शन हमें परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, जो लगातार चलते रहते हैं। वो कौन से फंक्शंस है?
5 फंक्शन है बेटा हमारे पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। एक एक करके सबको देखते हैं। चल विद एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल, हमारा रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। चल पहला था बेटा प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया सोच लो, करने से पहले सोच लो, एडवांस में सोच लो क्या सोचना है, कि भैया करना क्या है, कब करना है और कौन करेगा। हमारे वाले केस में भिड़े क्या प्लान करेगा कि भैया करना क्या है, क्या करना है, डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करनी है, कब करनी है, कौन प्लान करेगा, भिड़े। कौन क्या काम करेगा, ये भी कौन सा करेगा, कौन प्लान करेगा, भिड़े। कि भैया तारक को कौन सा काम देना है, पोपट को कौन सा काम देना है और हमारे सूर्य को कौन सा काम देना है। आ रही बात समझ में। चल तो ये जो प्लानिंग होगी ना बेटा, एक ब्रिज बनाएगी उस गैप पर जो है हमारी आज की कंडीशन और हमारी वो कंडीशन जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, जहां पे आज हम हैं और जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। इसके बीच में जो गैप है ना बेटा, इसके ऊपर ब्रिज बनाता है कौन, हमारा प्लान। ध्यान रखना इस बात को। आई बात समझ में। चल इसके बाद है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ ले, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। अब जो हमें काम करने हैं वो बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन काम को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो एक तरह के काम है उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, मतलब उसको ग्रुप कर कर एक डिपार्टमेंट बना देंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट की जो भी काम, जो सामान लेके आना है, ठीक है, वो हमने ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिया। और किसको दे दिया हमने, सोरी को, ठीक है। एंकरिंग का जितना भी काम है, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना, जो भी सारे काम है वो सब किसको दे दिया हमने, तारक को दे दिए। आई बात समझ में। ब्रॉडकास्टिंग का जितना भी काम है वो किसको दे दिया हमने, पोपट को दे दिया। आई बात समझ में। तो काम को डिवाइड करना और उनको ग्रुप करने का काम किसमें आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। और साथ में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तारक तेरा काम हो जाए तो किसको रिपोर्ट करेगा, भिड़े को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अब भिड़े ने किसी को काम दिया है, ठीक है, तो वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तारक ने किसी को काम दिया होगा तो वो तारक को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप होती है बेटा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। वो भी कौन बनाता है बेटा, वो भी किसमें आता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगला आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है बेटा राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही बंदे को सही जॉब में लगाना, जो हमने अपने वाले केस में लगाया, ठीक है। तारक को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम दिया गया, सोरी को उसकी एबिलिटी के हिसाब से, पोपट को वो काम दिया गया जिसमें वो बेस्ट है। आई बात समझ में। इससे स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जो कंपनी में हायरिंग होती है ना, अलग अलग मैनेजर्स को चुना जाता है, सुपरवाइजर्स को चुना जाता है, ठीक है। सही बंदे को सही जगह पर प्लॉट किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं। आई बात समझ में। तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद क्या आता है बेटा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सुपरवाइज करना कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, उनको मोटिवेट करना कि ठीक से काम करो, उनको लीडरशिप रोल प्ले करना उनके बीच में, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। ये होता है बेटा डायरेक्टिंग में। वो गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ठीक है बेटा। अगला था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है बेटा, ये देखना कि जो हमने प्लान किया था वो ठीक से काम चल रहा है नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा, कहीं कमी आ रही है, तो उस कमी को दूर करना इसमें आता है बेटा हमारे कंट्रोलिंग में। आई बात समझ में। क्लियर हो गए हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। यहां पर डायरेक्टिंग का काम किसका था बेटा, हमारे भिड़े का। भिड़े बार बार जाके लोगों को देख रहा है कि तो वो ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको टप्पू सेना के पास जाना पड़ेगा और शाबाशी देनी पड़ेगी, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि अय्या ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखना पड़ेगा कि सोडी पार्टी शार्टी करने तो नहीं निकल गया। हाँ, तो भैया ये सारे काम किसके होंगे, हमारे भिड़े के डायरेक्टिंग करने के। और कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया टाइम से काम चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। पहले नवरात्रि से पहले ये सारी प्रिपरेशन पूरी होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। वो किसमें आएगा बेटा, हमारे कंट्रोलिंग में। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन को ना सिक्स्थ फंक्शन कहा जा सकता है किसका, मैनेजमेंट का। और लोग बोलते भी हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना वो 2+2 5 बनाने की हिम्मत रखती है। लॉजिक में मत जाना, एफर्ट की बात कर रहा हूं। अगर ठीक से कोऑर्डिनेशन किया जाए, ठीक है, तो जो हमारा काम है उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, और बिना कोऑर्डिनेशन के सब बर्बाद हो जाता है। आई बात समझ में। इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
कोऑर्डिनेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स है जो सिंक्रोनाइज करता है सारे के सारे फंक्शंस को और सारी की सारी एक्टिविटीज को। भैया अलग अलग फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी फंक्शन को सिंक्रोनाइज करना और जो हमारे डिपार्टमेंट्स है अलग अलग उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करना, उनके बीच में एक सिंक क्रिएट करना, वो काम किसका है बेटा? हमारे कोऑर्डिनेशन का। बिना कोऑर्डिनेशन के क्या होगा? ओवरलैपिंग। समझो मेरी बात को, अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भिड़े भी वही काम कर रहा होगा जो सोडी कर रहा होगा, और वही काम पोपट ने भी कर दिया, तो क्या हुआ? एक ही काम में सभी लोग लगे हुए हैं और बाकी काम कौन करेगा? नहीं होंगे। एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा और बाकी काम जो है वो पेंडिंग रहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि भैया तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, और हर बंदा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तभी काम ठीक से हो पाएगा। समझे? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होता है बेटा? डुप्लीकेशन होता है, डिले होता है और चाउस होता है, जो हमारे गोकुल धाम में हो रहा है। आया नहीं? चलिए, इट कंसर्न द 3 लेवल, तीनों लेवल की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तीनों लेवल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोई डाउट? कोई डाउट? कोऑर्डिनेशन जो है बेटा इम्प्लिसिट और इनहेरिएट है सभी फंक्शंस में, कि भैया सभी फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, गोकुल धाम में डांडिया नाइट नहीं हो पाएगी बिना कोऑर्डिनेशन के, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेटर बहुत जरूरी है। तो ये काम किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? भिड़े को। आगे बस समझ में? वैसे कोई भी कर सकता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब बच्चा पार्टी देख लेते हैं एक बार फटाफट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? ये ग्रुप के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। सबने अलग अलग काम करे हैं, सबके पास अलग अलग काम है, उस सभी के कामों को जोड़कर, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। ये कैसे हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, भिड़े का काम अलग है, ठीक है, सोडी का काम अलग है, सबका काम अलग है, आया नहीं? तो उन सभी के काम को एक जगह पे लाना पड़ेगा, उनके सभी के काम को एक साथ लाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर होता है कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, सबकी गोल क्या है? डांडिया नाइट ढंग से ऑर्गेनाइज हो जाए। ठीक है, तो वो सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कौन इंश्योर करेगा? कोऑर्डिनेशन। इंडिविजुअल के एफर्ट को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा कौन? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा, ये भी कभी खत्म नहीं होता, ये लगातार चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, वही बात दोबारा से आ रही है, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन जरूरत है। देख लो ना अब गोकुलधाम सोसाइटी में कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिना कोऑर्डिनेशन कुछ हो ही नहीं पाएगा। आपस में भिड़ते रहेंगे, हैं, कैंसिल कैंसिल करते रहेंगे फिर तो, हाँ समझ रहे हो ना, पोपट लाल बन जाएंगे सब। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। भैया कोऑर्डिनेशन केवल और केवल भिड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तारक की, सोडी की, पोपट की, और हमारे जेठालाल की, अय्यर की, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेशन करना। सब एक दूसरे से बात कर कर ही एक्शंस लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, कोऑर्डिनेशन है डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, खुद हो जाएगा है? नहीं, कभी नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मैनेजर्स की। चलो बच्चे, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। भैया ये जो कोऑर्डिनेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भैया इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव हो ही नहीं सकता। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट, जब जब साइज बढ़ता है ना बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाती है, कोऑर्डिनेशन के भाव और बढ़ते जाते हैं। ठीक है भैया, पूजा करनी पड़ती है कोऑर्डिनेशन की उस टाइम पे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो यार, एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है, एक एक ऐसी कंपनी जिसमें 10 एम्प्लॉयज है, उसमें कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए होगा, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसमें 1000 एम्प्लॉयज है उसमें ज़्यादा चाहिए होगा। ऑब्वियस सी बात है नहीं? तो जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगी साइज में, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। दूसरा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, उनके सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, अपनी पॉलिसीज है, अपना स्टाइल है काम करने का। ठीक है, वो अपना अपना काम करने में लग रहे हैं। अब उन सभी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चाउस होने हैं,
रिसोर्स का डुप्लीकेशन होना है, डिले होना है, इसलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो फंक्शन तो आपको डिफरेंशिएट करने ही पड़ेंगे ना, परचेज अलग, प्रोडक्शन अलग, सेल अलग, मार्केटिंग अलग करने पड़ेंगे। अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला, अगर आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट चाहिए, ठीक है, आपने अलग अलग स्पेशलिस्ट हायर कर रखे हैं अलग अलग काम के लिए, भैया स्पेशलिस्ट का ना अलग ही टोरा होता है कि भैया मैं हूँ, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं, वो आपके बाकी कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट एक पर्टिकुलर फील्ड का, उसको बाकी जिसकी नॉलेज भी नहीं है कि वो कुछ करेगा, ठीक है, वो अपना काम करके आपको दे देगा। अब उसके काम को और बाकी सभी स्पेशलिस्ट के काम को साथ में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का काम किसका, आपका है, मैनेजर का है। आ रही बात समझ में, ठीक है बेटा। तो ये है हमारी क्या, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अगर कोऑर्डिनेशन होता हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, जो वो दिखाते हैं, तब उनके ऊपर परेशानी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, मानते हो इस बात को। एट द एंड वहाँ पर सब अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं एकता की पावर, आया नहीं, कोऑर्डिनेशन की पावर, समझते हैं कि समझते हैं। सो दैट्स इट। तो इसी के साथ डांडिया नाइट भी समाप्त हुई, बहुत ही हंसी खुशी के साथ, सभी ने बहुत एंजॉय किया और हमने भी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सभी कंसेप्ट हंसते खेलते समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हर चैप्टर को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने के लिए अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करना जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन है, तो हंसते हंसते उसका भी मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मानते हैं इस बात को। बचा पार्टी आपके लिए मैंने मैनेजमेंट के शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, जो आपको फटाफट रिवीजन करने में मदद करेंगे और क्विक रिकैप करने में मदद करेंगे अपने हर कंसेप्ट को, तो उनको भी चेकआउट करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।